हेलो गाइस, मेरा नाम है मरियम सिद्दीकी और इस प्रोजेक्ट वर्कशॉप में मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ। जल्द ही हम इस वर्कशॉप को शुरू करेंगे। तब तक फ़िलहाल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। इनफैक्ट मैं काफ़ी लंबे टाइम से दिल्ली में ही रह रही हूँ। एंड बाय द वे आई ऑल्सो हैव अदिति विद मी. So Aditi is also an instructor and a data evangelist at Data is Good. Welcome Aditi. Hello guys, hi Mariam. बहुत शुक्रिया Mariam. Mariam, I'm very excited to start this workshop. Interestingly, I'm also from Delhi. Guys, आप लोग भी हमें बताएं आप सब किस शहर से हैं. नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए. और साथ में ये भी हमें बताइए कि आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं. तो जो भी लोग बिगनर्स हैं, ये वर्कशॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट है. ये वर्कशॉप हमने कंप्लीट बिगनर्स के लिए ही डिज़ाइन की है. इस वर्कशॉप में हम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. इस वर्कशॉप को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस वर्कशॉप को आराम से फॉलो कर सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, इस वर्कशॉप के बाद आपको डेटा साइंस फील्ड का बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा. एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, यू विल हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ फन. सो गाइस, अगर आप एक्साइटेड हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में यस के साथ रिप्लाई करिए. ओके, तो चलिए वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं. मरियम, हमें बताएं कि हम इस वर्कशॉप में डेटा साइंस का कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं. अदिति, हमारे आज के डेटा साइंस प्रोजेक्ट का टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इंजन. इस प्रोजेक्ट में हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने में फार्मर्स की मदद करनी है. और ऐसा करने के लिए हम एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने वाले हैं जो कि हमें ये समझाने में मदद करेगा कि फॉर अ गिवन सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इनके लिए कौन से क्रॉप्स को ग्रो करना बेस्ट रहेगा. और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस प्रोजेक्ट वर्कशॉप के बाद आप सभी लोग इस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो और रेज्यूमे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और अपना डेटा साइंस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और भी बेहतर बना सकते हैं. मरियम, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एकदम नई टर्म हो. क्या तुम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? ओ यस, ऑफ कोर्स आदिति, व्हाई नॉट. तो डेटा साइंस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा शोकेस होता है जो कि आपके अप्लाइड डेटा साइंस कैपेबिलिटीज को दिखाता है. तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपको बेसिकली एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कि आप सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और अप्लाइड नॉलेज में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं. इनफैक्ट आजकल कंपनीज जो डेटा साइंस के लिए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रही हैं, वो आपके डेटा साइंस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं. तो डेटा साइंस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इज एन एब्सोल्यूट मस्ट. थैंक्स मरियम. आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज नाउ. सबको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा, राइट गाइस? अदिति, आजकल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि डेटा साइंस रिक्रूटर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. उनके पास हर रोज़ करीबन 100 से भी ज़्यादा रेज्यूमेज आते हैं. और इसीलिए अगर आपके पास प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो नहीं है तो रिक्रूटर्स ऑनेस्टली वो आपके रेज्यूमे को सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं. तो किसी भी रिक्रूटर के लिए सबसे पहले रेज्यूमेस के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है. इसीलिए बिना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के इंटरव्यू में सिलेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. ये सारी बातें काफी हद तक सही लग रही हैं मरियम. इनफैक्ट कोई भी रिक्रूटर अगर किसी को 6 फिगर सैलरी देगा तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी रखेगा. इनफैक्ट देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग रिस्क अगर उन्हें लगेगा कि मार्केट में इतने सारे और अच्छे ऑप्शंस भी हैं. ज्यादातर रिक्रूटर्स ने अब प्रोजेक्ट्स को डिग्री से ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर दिया है. आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपके स्किल्स और कैपेबिलिटीज दोनों को ही वैलिडेट करता है. यस अदिति, एग्जैक्टली. कंपनीज हमेशा उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जिन्हें इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स में काम करने का एक्सपोजर या फिर कोई एक्सपीरियंस है. गाइस, अगर आप हमसे अग्री करते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर. मरियम, हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताओ कि अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को बनाने के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए. वेल आदिति, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पिक करते हो जो इंडस्ट्री रेलेवेंट है,
चैलेंजिंग है और उसमें कोई बिजनेस इम्पैक्ट भी है। चैलेंजिंग एंड अपकमिंग ट्रेंड्स के हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको NLP टाइम सीरीज के टॉपिक्स वाले प्रोजेक्ट्स ज़रूर करने चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा क्लीनिंग जैसे टॉपिक्स में भी कुछ प्रोजेक्ट्स करें, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इन दोनों स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा मरियम। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए डेटा क्लीनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन को मास्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, फिर तो सामने वाले को कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि कहीं आप डेटा साइंस का प्रोजेक्ट पिक करें और उसे ना कर पाएं। ही वुड बी वेरी श्योर कि आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। दिस मीन्स इस फील्ड में आपकी एंट्री आसान हो गई, है ना? ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट द प्रोजेक्ट्स। हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट ब्रीफ के साथ। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट आखिर है क्या, उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। आप में से कुछ लोगों ने प्रिसिशन फार्मिंग के बारे में शायद सुना होगा। तो इस प्रोजेक्ट में हम मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाएंगे, जो कि हमें ये जानने में हेल्प करेगा कि कौन सा जो क्रॉप है एक पर्टिकुलर सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट रहेगा। वाह मरियम, ये काफी सोफिस्टिकेटेड साउंड कर रहा है। प्लीज थोड़ा सिंप्लीफाई करो हमारे लिए। ओह नो प्रॉब्लम आदिति। जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर काफ़ी डिपेंडेंट होता है। कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, जैसे कि अचानक बारिश होने से या फिर हीट वेव्स आ जाने से या फ्लक्चुएटिंग ह्यूमिडिटी लेवल्स की वजह से फार्मिंग को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी तकलीफ भी हो जाती है और वो अपने एग्रीकल्चरल लैंड या उसके पोटेंशियल को पूरी तरह से जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रिसिशन फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मरियम। एग्रीकल्चर बहुत डिपेंडेंट है क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस पर। मरियम, क्या हम इस प्रोजेक्ट से ऐसा कोई मॉडल बनाने वाले हैं जिससे फार्मर्स को मदद मिलेगी? मुझे ना हमेशा से ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। एब्सोल्युटली अदिति, मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से प्रोजेक्ट्स चुनने चाहिए जिन प्रोजेक्ट्स का मेजर इम्पैक्ट हो, क्योंकि इंटरव्यूज में भी इस तरह के कई सवाल होते हैं, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स का बिजनेस इम्पैक्ट बताइए, क्या बिजनेस इम्पैक्ट था। तो हाँ, ये काफ़ी रेलेवेंट है। मरियम, हम थोड़ा सा रास्ता बदल रहे हैं, पर प्लीज कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस शेयर करो ना, जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट से रिलेटेड हो। ओके, तो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि what is the final outcome of your project, और what is the business impact of your project, या फिर what problem were you trying to solve, and who were your end users who got positively impacted by your project's outcome। और हाँ, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं। कंपनीज को ऐसे डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो बिजनेस इम्पैक्ट को समझें और अपने प्रोजेक्ट स्कोप उस बिजनेस इम्पैक्ट के अराउंड रखें। बिल्कुल सही कहा मरियम। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करने से एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गाइस, अगर आपको लगता है कि हम सही कह रहे हैं, आप हमसे अग्री करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अग्री लिखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब बारी है कि हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले डेटा सेट को देखें। आदिति, क्या तुम मेरी स्क्रीन को देख सकती हो? हाँ मरियम, मुझे एक स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है। क्या हम इसी डेटा सेट को इस्तेमाल करने वाले हैं? गाइस, जैसे कि आप इस डेटा सेट को देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 8 कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स में हमें सॉइल और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि किसी भी क्रॉप को उसको कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए। तो जो हमारी डेटा सेट में एक और कॉलम है जिसका नाम है लेबल। इस कॉलम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमारे क्रॉप्स का नाम है, जैसे कि बनाना हो गया, कोकोनट, राइस, वीट, पल्सेस एक्सेट्रा।
अब हम इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव मॉडल को ट्रेन करेंगे। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मरियम। डेटा सेट तो समझ में आ गया। मुझे लगता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें डेटा सेट के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मरियम, हमारे स्टूडेंट्स इस डेटा सेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? नीचे लिंक पर क्लिक करके? राइट अदिति, आपको जो डेटा सेट है वो नीचे लिंक पर मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट मरियम, बट मेरे पास एक और सवाल है कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं। मेरा मतलब है कि हम पाइथन, आर और टैब्लू में से किस टूल को यूज करेंगे, क्योंकि ये तीनों टूल्स काफी पॉपुलर और पावरफुल हैं, है ना? अदिति, हम इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि पाइथन जो है वो दुनिया भर में सारे डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का सबसे फेवरेट टूल है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि आर या फिर टैब्लो में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उनको उसमें काम करना पसंद है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं, क्योंकि टूल कोई भी क्यों ना हो, सोल्यूशन एक जैसा ही आएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि मैं पाइथन को क्यों प्रेफर करती हूँ, तो मेरा जवाब ये है कि पाइथन में हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज जो हैं वो मिल जाती हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी एल्गोरिदम को बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली ट्रू मरियम। इवन मैंने अपनी जर्नी आर प्रोग्रामिंग के साथ शुरू की थी, पर आज मैं भी पाइथन का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पाइथन की वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो गाइस, चलिए पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। हम पाइथन का 3.6.8 वर्जन यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर पाइथन 3.6.8 सर्च करना है और फिर सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देने वाले सबसे पहले लिंक पर क्लिक करिए। फाइल सेक्शन तक जाकर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आने के बाद आपको 64 बिट्स एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर फाइल पर क्लिक करना है। बस अब आप देख सकते हैं कि डाउनलोड शुरू हो चुका है, और जैसे ही डाउनलोड ख़त्म हो जाए हमें इस फाइल को ओपन करना है। इस बॉक्स पर जहां ऐड पाइथन टू 3.6 टू पाथ लिखा हुआ है, टिक मार्क करना है और फाइनली इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर आप देख सकते हैं कि पाइथन हमारी सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मरियम, तुमने स्टूडेंट्स को पाइथन 3.6 वर्जन रेकमेंड किया, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के पास 3.7 और 3.8 वर्जन्स हैं। क्या स्टूडेंट्स इन वर्जन्स के साथ भी काम कर पाएंगे? ऑफ कोर्स गाइस, आप किसी भी वर्जन के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड वर्जन जो है वो 3.6 ही रहेगा, क्योंकि कभी कभी कई लाइब्रेरीज सिर्फ पाइथन के 3.6 वर्जन को ही सपोर्ट करती हैं। तो फिर चलिए अब हम जुपिटर नोटबुक को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और फिर टाइप करना है pip install Jupyter नोटबुक और फिर एंटर की को प्रेस करना है। इसमें भी वैसे कुछ वक्त लग सकता है, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो जुपिटर नोटबुक है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसे ओपन करने के लिए हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में सिर्फ जुपिटर नोटबुक टाइप करना है और फिर एंटर की प्रेस करनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी जुपिटर नोटबुक सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। That was super fun. Guys, I hope कि आप सभी स्टूडेंट्स ने जुपिटर नोटबुक को अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल कर लिया होगा। Let me move ahead, guys. अदिति, अब हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा सेट्स और नोटबुक्स को स्टोर करके रखेंगे। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको न्यू बटन पर जाके सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अननेम्ड फोल्डर बन चुका है। अब हम इस फोल्डर को रीनेम करके इसका नाम ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रख देंगे। और अब बारी है कि हम इस फोल्डर के अंदर अपने डेटा सेट को अपलोड करें। उसके लिए हम अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फाइनली हमें एक पाइथन नोटबुक भी क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे।
उसको क्रिएट करने के लिए आपको न्यू बटन में से पाइथन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फाइनली इस नोटबुक को भी हम ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के नाम से रीनेम कर देंगे। ये तो काफी आसान था। आई गेस कि हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा, है ना मरियम? यस आदिति, यू आर 100% राइट। इस प्रोजेक्ट के लिए हम पाइथन की 6 सबसे पॉपुलर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि है numpy, pandas, seaborn, matplotlib, ipyWidgets एंड sklearn। तो इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और एक एक करके सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। हमारी सबसे पहली लाइब्रेरी है numpy। इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होता है। एंड टू इंस्टॉल numpy टाइप pip install numpy। उसके बाद हमें pandas को इंस्टॉल करना है, जिसे हम डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं। एंड टू इंस्टॉल pandas टाइप pip install pandas। नेक्स्ट हमें seaborn एंड matplotlib को इंस्टॉल करना है। इन दोनों लाइब्रेरीज को हम डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड टू इंस्टॉल seaborn टाइप pip install seaborn। टू इंस्टॉल matplotlib just type pip install matplotlib। Then we have the ipyWidgets library। इसका इस्तेमाल हम इंटरैक्टिव एनालिसिस के लिए करने वाले हैं। इस लाइब्रेरी की मदद से हम पाइथन प्रोग्राम से इंटरैक्ट कर पाएंगे। टू इंस्टॉल ipyWidgets टाइप pip install ipyWidgets। एंड फाइनली हमें sklearn को इंस्टॉल करना है। sklearn जो है वो पाइथन की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए करेंगे। एंड टू इंस्टॉल sklearn टाइप pip install sklearn। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर सकते हैं। This is going so smooth. Frankly speaking, I'm just loving everything at the moment. But मरियम, मेरा एक और सवाल है यहाँ पर। क्या ये लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी होंगी? यस आदिति, डेफिनेटली ये लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हैं। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस इज किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद हमें उन लाइब्रेरीज को अपनी जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अगर हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट नहीं करते हैं तो हम उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सो इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। So let us import these libraries one by one. I am just copy pasting all the code required to import these libraries. आप देख सकते हैं कि मैंने इन लाइब्रेरीज को एक शॉर्ट नेम दे दिया है ताकि मेरा इन लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। जैसे numpy को मैंने नाम दिया है np, matplotlib को plt, pandas को pd and so on. हरे, हमारी सारी लाइब्रेरीज सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं एंड शॉर्टर नेम्स मेक सो मच सेंस। गाइस, आपको क्या लगता है हमारे प्रोजेक्ट में अगला स्टेप क्या होने वाला है? लेट मी सी इफ यू कैन गेस इट राइट। मरियम, तुम ही राइट आंसर बता दो। Yes Aditi. So the first step is to read the data set. किसी भी डेटा सेट को रीड करने के लिए हमें pandas लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो डेटा सेट है वो CSV फॉर्मेट में है। यहाँ CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, और CSV फॉर्मेट के डेटा सेट्स को रीड करने के लिए pandas लाइब्रेरी हमें read_CSV फंक्शन प्रोवाइड करती है। वाओ, सुपर कूल मरियम। पर अगर हमारा डेटा सेट किसी और फॉर्मेट में हुआ तब हम क्या करेंगे? क्या हम तब भी रीड CSV फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे?
अदिति, पांडास लाइब्रेरी जो है वो हमें हर तरह के डेटा सेट्स को रीड करने में मदद करती है, जैसे कि एक्सेल डेटा सेट्स के लिए रीड अंडरस्कोर एक्सेल फंक्शन, जेसन डेटा सेट्स के लिए रीड अंडरस्कोर जेसन फंक्शन एक्सेट्रा। सो आई रियली होप तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा अब। बिल्कुल मरियम, चलो अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, अब हम अपने डेटा सेट को रीड करके एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसका नाम होगा डेटा, ताकि हमें जब भी इस डेटा सेट का इस्तेमाल करना होगा हम सिंपली इस डेटा नाम के वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। फाइनली डेटा सेट को रीड करने के बाद अब हम अपने डेटा सेट या डेटा फ्रेम का शेप चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट का शेप है 2208, जिसका मतलब है कि हमारे डेटा सेट में 2200 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं। मरियम, मैंने हमेशा देखा है कि स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, जैसे कि पहला, व्हाट इज अ डेटा फ्रेम, या दूसरा, व्हाट इज द शेप ऑफ डेटा सेट, व्हाट डज दिस मीन? I mean, why would they have so many doubts, and what is the answer to that? So guys, data frame is basically a data structure with columns of different data types. For now, you can think of it like a spreadsheet or an SQL table. And the shape of a data set, it is an attribute or a property of a data set that tells you the number of columns and rows present in a table. So I hope कि आपके ये जो सारे doubts हैं वो clear हो गए होंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि 2200,8 refers to the number of rows and columns present in the table. Am I right, Mariam? Yes, definitely, Aditi. यहाँ पर 2200 refers to the number of rows present in the data set and 8 refers to the columns present in the data set. So let us move ahead और data set के top 5 rows को check कर लेते हैं ताकि हमें अपने डेटा सेट के कंटेंट्स को रेफर कर सके। इसके लिए हमारे पास हेड फंक्शन है। ये फंक्शन हमें फर्स्ट एंड रोज को रिटर्न करता है। दैट्स ग्रेट। हेड फंक्शन की मदद से मैं इस डेटा सेट के सारे कॉलम्स और उसके एसोसिएटेड वैल्यूज को देख सकती हूँ। मरियम, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि इस डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं? राइट अदिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज चेक करें, क्योंकि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल मिसिंग वैल्यूज के साथ काम नहीं कर सकता। तो यहाँ मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट इफ अ डेटा सेट हैज मिसिंग और इन अदर वर्ड्स नल वैल्यूज? मतलब हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि हमारे डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज हैं? पाइथन में इस नल नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे डेटा सेट के किस कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, है ना? Spot on, Aditi. So we have a function named isNull function. अब चलो isNull function को यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो रिजल्ट्स जो हैं वो रेडी हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे हर कॉलम के सामने 0 वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे डेटा सेट के किसी भी कॉलम में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ओह, दैट्स ग्रेट। लेकिन मरियम, अगर ऐसा कोई केस आया जिसमें हमारे डेटा सेट में बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज हैं, फिर हम क्या उन मिसिंग वैल्यूज के साथ करेंगे? क्या तुम हमें कोई सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझा सकती हो? ग्रेट क्वेश्चन अदिति। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जिनमें तुम्हें डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज मिलेंगी। उन केसेस में हम फिल एनी फंक्शन का इस्तेमाल करके मिसिंग वैल्यूज को मीन, मीडियन या फिर मोड वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन मरियम। लेकिन मुझे लगता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि डिसाइड कैसे करें कि हमें मीन, मीडियन या फिर मोड में से कौन सा फंक्शन यूज करना है मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए, या फिर किन सिचुएशंस में हमें मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस, जब भी आपको अपने डेटा सेट में कोई न्यूमेरिकल कॉलम मिलता है तब आप मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए मीन वैल्यू यूज कर सकते हैं। मोड वैल्यूज का इस्तेमाल हम जनरली उन कॉलम्स के लिए करते हैं जिनमें कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं। और फाइनली मीडियन वैल्यूज का इस्तेमाल तब होता है
जब हमारे डेटा सेट में बहुत सारे आउटलायर्स होते हैं। सो आई होप आप सबको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि रियल वर्ल्ड में हमें मिसिंग वैल्यूज के साथ कैसे डील करना है। मेक सेंस मरियम। गाइस डोंट वरी अगर आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही। हमारे पास आपके लिए एक फुल फ्लेजेड डेटा साइंस बूट कैंप प्रोग्राम है जो आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा। इस बूट कैंप से आप ऐसे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं जो आपके हायर होने के चांसेस को काफी बढ़ा देगा। मरियम, लेट्स गो बैक टू द प्रोजेक्ट नाउ। राइट अदिति, अब जब हम जान चुके हैं कि हमारे डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो ये भी जान लेते हैं कि हमारे डेटा सेट में कौन कौन से क्रॉप्स हैं। ये जानने के लिए हम वैल्यू काउंट्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस फंक्शन से फेमिलियर नहीं हैं, तो वैल्यू काउंट्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें किसी भी कॉलम के सारे यूनिक वैल्यूज के अकरेंस के बारे में बताता है। तो इसका मतलब है कि हमें ना तो सिर्फ यूनिक क्रॉप्स के नाम पता चल जाएंगे, बल्कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस क्रॉप के कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे डेटा सेट में। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। इस लिस्ट में कई सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि पोमेग्रेनेट, बनाना, ऑरेंजेस, एप्पल, पपाया, कोकोनट, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ग्रेप्स, मैंगो एक्सेट्रा। इस लिस्ट में कई सारे क्रॉप्स भी हैं जैसे कि किडनी बीन्स, मॉथ बीन्स, राइस, व्हीट, मेज, मंग बीन, चिकपी, लेंटिल, कॉफी, पिजन पीस एक्सेट्रा। नाउ आई एम रियली गेटिंग एक्साइटेड। मुझे इस डेटा सेट में से और भी ट्रेंड्स और पैटर्न्स डिस्कवर करने हैं। लेट्स गो मरियम। Right, Aditi, why wait? Well, let us do some statistics and explore cool and interesting patterns. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एवरेज क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब यहाँ हमें ये पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और पीएच की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही कोड तैयार करके रखा है। अब मैं बस इसे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं सिंपली मीन फंक्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ और एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल रिक्वायरमेंट्स का पता लगाने के लिए। अदिति, क्या तुम हमारे लिए रिजल्ट्स को समराइज करोगी? जरूर मरियम, I'd love to. Guys, follow me along. रिजल्ट्स देखकर हम ये कह सकते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 50% होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज हमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और सिमिलरली ह्यूमिडिटी 71%, पीएच अराउंड 7 होना चाहिए और रेनफॉल लगभग 100 mm होनी चाहिए। Pretty interesting. Yes, we got the average. पर मुझे लगता है कि हमें हर एक क्रॉप के मिनिमम और मैक्सिमम सॉइल रिक्वायरमेंट्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। What do you think, मरियम? Yes, absolutely, अदिति। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक ऐसा इंटरैक्टिव फंक्शन यूज करेंगे जो हमें हर एक क्रॉप के सॉइल रिक्वायरमेंट्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिटेल में प्रेजेंट करेगा। तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने इस फंक्शन का पहले से ही इसको क्रिएट कर लिया है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है। एक और बात नोट करनी है आपको कि मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन करने से पहले ही @interact नाम का जो मैजिक कीवर्ड है उसको इस्तेमाल किया है। इसी मैजिक कीवर्ड की वजह से हमारा ये फंक्शन इंटरैक्टिव बन पाया है। ये जो 2 ड्रॉप डाउन आप देख सकते हैं इसी मैजिक कीवर्ड की वजह से हैं और आप इस मैजिक कीवर्ड का इस्तेमाल सिर्फ IPy विजेट्स लाइब्रेरी के साथ ही कर सकते हैं। गाइज, आई होप आप सबको याद होगा कि हमने कुछ ही देर पहले IPy विजेट्स लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल किया था, है ना?
यस गाइस, अगर आप @interact कीवर्ड को रिमूव कर देते हैं तो ये फंक्शन फिर से नॉन इंटरैक्टिव बन जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी नॉर्मल फंक्शन को @interact नाम के मैजिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। I'm already loving this Epi Widgets library. पर मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को इस Epi Widgets लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है। श्योर आदिति, लेट मी एक्सप्लेन। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे इस फंक्शन के अंदर हमने एक स्पेसिफाइड लिस्ट मेंशन की है जिसमें हमारे डेटा सेट के सारे क्रॉप्स के नाम गिवन हैं यूजिंग द वैल्यू काउंट्स फंक्शन। इसी लिस्ट की वजह से हमें ये ड्रॉप डाउन मिल रहा है जिसकी मदद से हम कोई भी क्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस क्रॉप के सॉइल रिक्वायरमेंट्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिटेल में जान सकते हैं। Wow, this is simply amazing. I never knew that we can make such interactive functions using Python. अब तो मुझे भी इस फंक्शन को ट्राई करना है। मरियम, क्या मैं मैंगो के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जान सकती हूँ? मैंगो इज माय फेवरेट फ्रूट। Sure, why not? Here you go. So let me select mango from the drop down list. अदिति, तुम देख सकती हो कि जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंगो सिलेक्ट किया, सारे वैल्यूज मैंगो के हिसाब से अपडेट हो गए हैं। ध्यान से देखने पर मैं देख सकती हूँ कि मैंगो के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आई थिंक इट सजेस्ट दैट इट इज़ अ समर क्रॉप। एम आई राइट आदिति? डेफिनेटली मरियम, दैट्स द रीजन कि हमें मैंगोज समर सीजन में ही खाने को मिलते हैं। मरियम, मुझे एक और ट्राई करना है। मैं देखना चाहती हूँ कि राइस की ग्रोथ के लिए कैसी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। श्योर, एंड हियर यू गो। तो तुम देख सकती हो कि सारे वैल्यूज जो हैं वो राइस के लिए अपडेट हो चुके हैं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो राइस के लिए जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ह्यूज हैं। कूल, हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एक्सप्लोर किए यहाँ पे। वो तो है, लेकिन मेरा एक और रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता कि ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन क्या हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसकी मदद से हम सारे क्रॉप्स को एक साथ कंपेयर कर सके? यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट आदिति, मैंने एक ऐसा फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दैट फंक्शन एंड हियर वी गो। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इस बार भी ये एक इंटरैक्टिव फंक्शन है, लेकिन इस बार हम इस फंक्शन के अंदर सारे सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस की लिस्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं ताकि जब हम कोई क्लाइमेटिक या सॉइल कंडीशन सिलेक्ट करें तो हमें उस पर्टिकुलर सॉइल या क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सारे क्रॉप्स की एवरेज रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाए। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और इस ड्रॉप डाउन में सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस देख सकते हैं आप। अगर आप रेनफॉल सिलेक्ट करते हैं तो आपको सारे क्रॉप्स की एवरेज रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। तो है ना ये कमाल की बात? ये फंक्शन किसी भी फार्मर के लिए एक जादू की छड़ी जैसे काम करता है। क्या बोलती हो अदिति? बिल्कुल मरियम, मुझे भी यही लगता है। चलो अब इस फंक्शन को मैं और एक बार ट्राई करके देखती हूँ। मरियम, प्लीज सेलेक्ट temperature from the drop down. Sure आदिति, and here you go. ओके, तो अब तुम देख सकती हो कि सारे क्रॉप्स की एवरेज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक चीज़ जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि कुछ क्रॉप्स को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए और कुछ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसी बात पे मुझे लगता है कि हमें एक और फंक्शन बना लेना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि कौन से क्रॉप्स को एवरेज से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से क्रॉप्स को एवरेज से कम रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे हमें बहुत सारे पैटर्न्स भी पता चल जाएंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए हमें अनयूजुअल सॉइल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। सो गाइज, आई एम अगेन कॉपिंग एंड पेस्टिंग द कोड जस्ट टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो गिव मी 1 सेकेंड। Yes, and तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही क्लियर ओवरव्यू है।
इतना ही नहीं, हम बहुत ही आसानी से उन क्रॉप्स के बारे में जान सकते हैं जिन्हें बिलो एवरेज और अबव एवरेज कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कौन से क्रॉप्स ऐसे हैं जिन्हें हम बिलो एवरेज नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी में ग्रो कर सकते हैं और कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें हम अबव एवरेज नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। So next, let us also check the distribution of all the soil and climatic conditions for all the different crops present in this data set. मरियम, कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने से पहले क्या तुम हमारे स्टूडेंट्स को ये समझा सकती हो कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के क्या फायदे होते हैं? Oh yeah, sure. So distribution statistics का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी भी कॉलम या फील्ड की सारी पॉसिबल वैल्यूज के एसोसिएटेड अक्रेंसेस के बारे में बताता है। और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने से हमें कॉलम या फिर फील्ड के सारे पैटर्न्स के बारे में पता चल जाता है। और इतना ही नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने से उस पर्टिकुलर कॉलम या फिर फील्ड की जो अनोमलीज हैं या आउटलायर्स हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है। दिस मेक्स सेंस मरियम। गाइस, जैसा कि मरियम ने मेंशन किया कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आपको पता लग ही गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सब लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ओके मरियम, लेट्स मेक these distribution charts using the dist plot function from the Seaborn library. Guys, यहाँ पर dist plot stands for distribution plot and Seaborn library is a visualization library as we've already discussed earlier. By the way, मुझे ये नाम ना बहुत फनी लग रहा है, Seaborn। इसका नाम सुन के ना मुझे बीच वेव्स याद आ रही है। Guys, so tell me, what do you think about the library name? Isn't Seaborn a cool name? Oh, you're so witty, Aditi. Now, since you have mentioned, I have also started loving this name Seaborn. But let us come back to these distribution charts now. So guys, please, just give me a second to paste the code, जिससे हमें सारे के सारे soil और climatic conditions के लिए distribution plots मिल जाएं। ओके, सो अदिति, क्या तुम हमें इन चार्ट्स में से हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ढूंढने में हेल्प करोगी? Sure, Mariam. I'd really love to do this. Guys, everyone should also try with me. मैं देख सकती हूँ कि ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जिन्हें फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन में चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट हमें मिला है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी कुछ क्रॉप्स हैं जिन्हें बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और तो और कई ऐसे क्रॉप्स भी हैं जिन्हें सॉइल में बहुत कम या ज्यादा पीएच वैल्यू की जरूरत है। गाइस, क्या आपने भी मेरी तरह इन चार्ट्स में से कोई पैटर्न फाइंड आउट किया? अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। नाउ मरियम, जैसे कि हमने यहाँ इन चार्ट्स की मदद से कुछ बेहतरीन पैटर्न्स के बारे में पता लगा लिया, क्या हम किसी तरह से इन पैटर्न्स के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? जैसे कि मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसे हम लो टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं। आई होप गाइज आप सभी मेरी तरह ही काफी एक्साइटेड होंगे, है ना? श्योर आदिति, हम इन पैटर्न्स के बारे में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए हमें पाइथन के फिल्टरिंग कंडीशंस का इस्तेमाल करना होगा। सो लेट मी जस्ट अगेन कॉपी एंड पेस्ट द कोड एंड हियर इट इज। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स की मदद से मिनिमम एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड्स को फाइंड आउट किया है और इनकी मदद से हम अपने डेटा को फिल्टर कर लेंगे ताकि हमें सिर्फ उन क्रॉप्स के बारे में पता चले जिनके अनयूजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आवर रिजल्ट इज रेडी एंड एज यूजुअल अदिति, क्या तुम फिर से हमारे स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स को समराइज करना चाहोगी? माई प्लेजर मरियम। गाइज, आई कैन सी दैट कॉटन को सॉइल में नाइट्रोजन की जरूरत बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है। एप्पल्स और ग्रेप्स ये दोनों ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें सॉइल में फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत बड़े प्रोपोर्शन में जरूरत है। इसके अलावा राइस, पपाया और कोकोनट को बहुत भारी क्वांटिटी में रेनफॉल चाहिए।
ग्रेप्स को लो रेनफॉल में भी ग्रो किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट आई कैन सी दैट चिकपी और किडनी बीन्स को हम बहुत लो ह्यूमिडिटी में भी ग्रो कर सकते हैं। एंड फाइनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न फ्रॉम दिस रिजल्ट इज दैट कि हम मॉथ बीन्स को हाई पीएच और लो पीएच दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। दिस वाज सुपर फन। थैंक यू मरियम। वेल, ग्रेट वर्क आदिति। हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को अनकवर करना है। जैसे कि हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बेसिस पर ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से क्रॉप्स किस सीजन के लिए आइडियल हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से क्रॉप्स को हमें समर में ग्रो करना चाहिए, कौन से क्रॉप्स को हमें विंटर में ग्रो करना चाहिए और कौन से क्रॉप्स को हमें रेनी सीजन में ग्रो करना चाहिए। So guys, let me just copy paste the code. Okay, and now I will run it. And here are the results for you. और इस बार भी अदिति हमें इन results को summarize करके बताएंगी। Absolutely, and this is so cool, Mariam. हम देख सकते हैं कि pigeon peas, moth beans, black gram, mango, grapes, oranges और papayas को समर सीजन में ग्रो करना बेस्ट रहेगा, जबकि मेज, पिजन पीस, लेंटिल्स, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स और ऑरेंजेस जैसे क्रॉप्स को विंटर सीजन में ग्रो करना बेस्ट माना जा रहा है। और फाइनली राइस, कोकोनट और पपाया जैसे क्रॉप्स को रेनी सीजन में ग्रो करना बेस्ट रहेगा। दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल मरियम। व्हाट्स नेक्स्ट? गाइज, अब तक हमने इस डेटा सेट के साथ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस परफॉर्म किया है और अब वक्त है कि हम इस डेटा सेट का इस्तेमाल करके उन क्रॉप्स के बारे में पता लगाएं जिसे हम एक जैसे सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हम क्लस्टरिंग एनालिसिस का यूज करेंगे। मरियम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम क्लस्टरिंग एनालिसिस की मदद से उन क्रॉप्स के बारे में पता लगा सकते हैं जिन्हें हम एक जैसे ही कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये क्लस्टरिंग एनालिसिस होता क्या है? क्या तुम हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करोगी प्लीज? श्योर आदिति। तो क्लस्टरिंग एनालिसिस जितना कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, एक्चुअली वो उतना ही सिंपल भी होता है। सो विकिपीडिया के हिसाब से क्लस्टरिंग एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू क्लासिफाई द डेटा पॉइंट्स इनटू रिलेटिव ग्रुप्स दैट आर कॉल्ड क्लस्टर्स। मतलब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ही ग्रुप में असाइन कर सकते हैं और इसी तरह से और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको बना सकते हैं, जहां एक ही ग्रुप वाले डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होंगे, जबकि अलग अलग ग्रुप वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होंगे। इनफैक्ट क्लस्टरिंग एनालिसिस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैटेगरी में आता है, जिसका ये मतलब है कि हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग बिना लेबल्स के ही कर लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम के मीन्स क्लस्टरिंग एनालिसिस का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको आप sklearn लाइब्रेरी की मदद से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सबको क्लस्टरिंग एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। मरियम, आई एम नॉट श्योर कि हमने अभी तक इस के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को इंपोर्ट किया है। यस आदिति, यू आर राइट। हमने सिर्फ sklearn लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट किया है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को हम इसी लाइब्रेरी की मदद से इंपोर्ट करेंगे। सो लेट अस इंपोर्ट द एल्गोरिदम फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। फ्रॉम sklearn.cluster import k-means। तो इस लाइन की मदद से आपका के मीन्स एल्गोरिदम वो जो है इंपोर्ट हो जाएगा और हम अपने प्रोजेक्ट में इस एल्गोरिदम को यूज़ कर पाएंगे। अब हम अपने डेटा सेट में से लेबल्स कॉलम को रिमूव कर देंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए हमें लेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस लेबल्स कॉलम को रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। गाइस, इस लेबल्स कॉलम को रिमूव करने के बाद हमारा डेटा क्लस्टरिंग एनालिसिस के लिए बिल्कुल रेडी है। मरियम, दैट वाज सो सिंपल। अब हम इस के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की मदद से अपने डेटा को ट्रेन करेंगे, राइट? नॉट येट आदिति। क्लस्टरिंग एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डेटा सेट में कितने क्लस्टर्स होने चाहिए, और ये पता लगाने के लिए कि हमें कितने क्लस्टर्स की ज़रूरत है हम एल्बो मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। एल्बो मेथड, ये क्या होता है?
क्या तुम हमें इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन दे सकती हो? यस, व्हाई नॉट आदिति। सो एल्बो मेथड ही वो तरीका है जिसकी मदद से हमें ये पता चल पाएगा कि हमारे डेटा सेट में कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। इस मेथड में हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स को एरर्स के साथ प्लॉट करेंगे और एल्बो फाइंड आउट करेंगे। जिस नंबर पर हमें एल्बो मिलता है उतने ही नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे डेटा सेट के लिए ऑप्टिमम होंगे। हमें अपने डेटा सेट में उतने ही क्लस्टर्स की ज़रूरत होती है। सो मरियम, लेट्स प्रोसीड एंड प्लॉट द एल्बो चार्ट। मैं देख सकती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स एल्बो चार्ट को प्लॉट करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। गाइस, एल्बो चार्ट को प्लॉट करने से पहले मैं सबको फिर से बता देती हूँ कि हमें इस एल्बो चार्ट में से एल्बो को फाइंड आउट करना है। एल्बो एक स्लाइट बेंट होता है। तो फिर चलिए प्लॉट करते हैं एल्बो चार्ट। मैं कोड पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारा एल्बो चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस चार्ट में दो एल्बोज दिखाई देंगी। पहला एल्बो पॉइंट 3 पर है और दूसरा पॉइंट है 4 पर। अब जो सवाल है वो ये है कि इन दोनों एल्बो में से हमें किस एल्बो को चूज करना है। सो गाइस, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के केस में आप सिंपली लास्ट वाला जो एल्बो है उसको चूज करेंगे। That was so simple, मरियम। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि हमें अपने डेटा सेट में कितने क्लस्टर्स चाहिए, क्या हम अपने डेटा सेट पर के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आदित्य, अब हम पूरी तरह से रेडी हैं। सो गाइस, चलिए के मीन्स क्लस्टरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये काफ़ी सिंपल होने वाला है वैसे। तो सबसे पहले हमें के मीन्स फंक्शन स्पेसिफाई करना है और उसके अंदर हमें n क्लस्टर्स नाम के कंपल्सरी पैरामीटर को नंबर ऑफ ऑप्टिमल क्लस्टर्स के साथ डिफाइन करना है। और जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स 4 है, तो हम इस पैरामीटर को 4 की वैल्यू के साथ स्पेसिफाई कर देंगे। के मीन्स एल्गोरिथम को n क्लस्टर्स पैरामीटर के साथ डिफाइन करने के बाद हम फाइनली अपने डेटा सेट को इस एल्गोरिथम पर ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेन हो जाने के बाद रिजल्ट्स को हम y मीन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे एंड वी आर ऑल डन। हाँ, तो आप फाइनली रिजल्ट्स को देख सकते हैं और जो क्रॉप्स सेम क्लस्टर्स में हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, जबकि जो क्रॉप्स सेम क्लस्टर में नहीं हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। इस रिजल्ट से फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। इसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रॉफिट है उन दोनों में काफ़ी इजाफा होगा। This is so cool. Such a simple algorithm and such a huge business impact. मैं देख सकती हूँ कि maize, chickpea, kidney beans, pigeon peas, moth beans, mung beans, black gram, lentils, pomegranate, mango, orange, papaya, coconut पहले क्लस्टर का हिस्सा है, ग्रेप्स और एप्पल्स दूसरे क्लस्टर का हिस्सा है, मेज, बनाना, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पपाया, कॉटन, कॉफी तीसरे क्लस्टर का हिस्सा है और फाइनली राइस, पिजन पीस, पपाया, कोकोनट, जूट, कॉफी फोर्थ क्लस्टर का हिस्सा है। आई होप आपको भी क्लस्टरिंग एनालिसिस समझ में आ गई होगी। Okay, so who all are ready to move ahead to the next part? Well, it seems like everyone is ready. Guys, अगले पार्ट में हम प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने वाले हैं जो कि हमें हर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्रॉप्स के बारे में बताएगा। और इस प्रिडिक्टिव मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहले किसी एक मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करके अपने डेटा सेट को ट्रेन करना होगा। मरियम, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, क्या हमारे लिए इस मॉडल को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होने वाला है? आदित्य, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग भी एआई का ही एक पार्ट है। किसी भी प्रिडिक्टिव मॉडल में हम अपने डेटा सेट का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाते हैं और जब फाइनली मॉडल ट्रेन हो जाता है तब हम उसी मॉडल का इस्तेमाल करके अनसीन डेटा के लिए प्रिडिक्शंस बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में मशीन लर्निंग मॉडल डेटा में से सारे ट्रेंड्स और पैटर्न्स की मदद से कुछ डिसीजन रूल्स बनाता है जो कि फाइनल प्रेडिक्शंस में बहुत काम आते हैं।
गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टीच एंड ट्रेन द मॉडल एंड देन वी आर गोइंग टू टेस्ट द मॉडल। बट गाइस, क्या आपने सोचा कि अगर हमारा मॉडल डेटा सेट में से ट्रेंड्स और पैटर्न्स फाइंड आउट कर ही नहीं पाया तब क्या होगा? डेफिनेटली मॉडल हमें गलत प्रेडिक्शंस देगा। तो इस केस में हम पता कैसे करेंगे कि हमारे मॉडल ने गलत प्रेडिक्शंस दिए हैं या फिर अच्छे प्रेडिक्शंस दिए हैं? आई मीन, हाउ कैन यू ट्रस्ट अ मॉडल? Now that indeed is a great question, Aditi. So मॉडल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इवैल्यूएशन मेट्रिक्स होते हैं और इन्हीं इवैल्यूएशन मेट्रिक्स की मदद से हमें ये पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है और हमें अपने प्रेडिक्शंस पर कितना भरोसा करना चाहिए। तो मरियम, इसका मतलब है कि हमें अपने प्रेडिक्शंस पे कितना भरोसा करना है, इसका पता हमें इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की मदद से पता चलेगा। कूल, आई वांट टू नो मोर अबाउट दीज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अदिति, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को हम मॉडल के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने और ट्रस्ट जनरेट करने के लिए करते हैं। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमें एक एक्यूरेसी स्कोर देता है और इसकी हेल्प से ही हम समझ पाते हैं कि मॉडल आखिर कितना एक्यूरेट है। थैंक यू मरियम। लेट्स प्रोसीड एंड स्टार्ट बिल्डिंग आवर मशीन लर्निंग प्रेडिक्टिव मॉडल। मरियम, मुझे ये भी जानना है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए कौन से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने वाले हैं? गाइस, इस प्रोजेक्ट के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड इवन बिफोर यू आस्क अदिति, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो कि प्रोबेबिलिस्टिक केसेस में या फिर मल्टीपल क्लासेस के केस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे डेटा सेट में अराउंड 22 क्लासेस हैं, इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मरियम, मशीन लर्निंग में तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्रीज एक्सेट्रा। क्या तुम हमें इन सारे मॉडल्स के बारे में भी बताओगी? बिल्कुल। तो मशीन लर्निंग में बहुत सारे प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं, लेकिन इस वर्कशॉप के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है जिसमें हम इन सारे मॉडल्स के बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमारे मशीन लर्निंग कोर्स में से इन मॉडल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स, ट्री बेस्ड मॉडल्स, बूस्टिंग मॉडल्स, इम्बैलेंस्ड मॉडल्स और अनॉमली मॉडल्स, सबके लिए स्पेशली डिजाइन्ड करिकुलम है। Perfect. But I can see that some students also want to understand the mathematics behind the logistic regression model. मरियम, क्या तुम हमें logistic regression की वर्किंग एक्सप्लेन कर सकती हो? वेल अदिति, आई रियली वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसे हमारे कोर्सेज में जाकर आराम से पढ़ें। अगर आप कहीं भी स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो हमारे मेंटर्स की मदद लेकर अपने सारे डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, लेट अस गेट बैक ऑन ट्रैक। तो सबसे पहले हमें लेबल्स को अपने डेटा सेट में से रिमूव करना है ताकि हमारा जो मॉडल है वो किसी भी तरह की चीटिंग ना करे। मॉडल्स और चीटिंग, ये कैसे होता है मरियम? हाँ अदिति, अगर हम लेबल्स को डेटा सेट के साथ ट्रेन करवाएंगे तो मॉडल चीटिंग कर लेगा और मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी आ जाएगी, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि सच में ये मॉडल अच्छा है या फिर नहीं। और इसीलिए हम अपने लेबल्स को डेटा सेट से अलग कर देते हैं। हम अपने लेबल्स को y नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और बाकी के डेटा सेट को x नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो लेट मी जस्ट पेस्ट दिस स्मॉल कोड हियर, गिव मी 2 seconds। और आप देख सकते हैं कि हमारे x वेरिएबल रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड pH ऑफ द सॉइल कॉलम्स हैं, जबकि जो y वेरिएबल में हमारे लेबल्स हैं दैट इज द नेम ऑफ द क्रॉप्स। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने डेटा सेट को लेबल से रिमूव कर लिया है। व्हाट्स नेक्स्ट मरियम? अब हमें अपने डेटा सेट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो पहला होगा ट्रेनिंग सेट और दूसरा होगा टेस्टिंग सेट। हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम टेस्टिंग सेट की मदद से अपने मॉडल की एक्यूरेसी को चेक कर सकें। So let me just put the code here.
ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रेनिंग सेट में 1760 रोज हैं और हमारे टेस्टिंग सेट में सिर्फ 440 रोज हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट्स को स्प्लिट करने के लिए 80:20 रेशियो को चूज किया, जिसका मतलब है कि 80% डेटा ट्रेनिंग सेट में चला जाएगा और बाकी 20% बचा हुआ डेटा टेस्टिंग सेट में जाएगा। अब जब हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स रेडी ही हो चुके हैं तो अब बारी है मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने की। उसके लिए हमें सबसे पहले तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम को sklearn.linear model मॉड्यूल से इंपोर्ट करना होगा। एक सेकेंड। हाँ, तो इस मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद हम इसे डिफाइन करेंगे और मॉडल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद अपने ट्रेनिंग डेटा सेट की मदद से इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। मरियम, अब जब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है तो क्या हम इस मॉडल का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? डेफिनेटली आदिति, प्रिडिक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इस मॉडल की हेल्प से किसी भी डेटा पर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल एक्यूरेट है या नहीं। तो उसके लिए हमें अपने टेस्टिंग सेट पर प्रिडिक्शंस करने होंगे। तो चलिए फिर अपने एक्स टेस्ट डेटा सेट के लिए प्रिडिक्शंस करते हैं और उसे ypred नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स टेस्ट के आंसर्स y टेस्ट सेट में हैं। इस मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमें सिर्फ y टेस्ट को ypred के साथ कंपेयर करवाना है और y टेस्ट को ypred के साथ कंपेयर करने के लिए हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे हम sklearn लाइब्रेरी की मदद से बहुत ही आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि हमारा मॉडल एक्यूरेट है या फिर नहीं। मरियम, क्या तुम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दोगी प्लीज, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाए? श्योर। सो गाइस, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की मदद से हमें प्रिसिशन एंड रिकॉल की वैल्यूज पता चलती हैं और अगर हमारे मॉडल का प्रिसिशन एंड रिकॉल दोनों ही अच्छा होता है तभी हम अपने मॉडल को अच्छा कह सकते हैं। So guys, let me just get the code for classification report. Okay. So Aditi, क्या तुम रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहोगी? श्योर। गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे 22 क्लासेस के लिए रिकॉल और प्रिसिशन की वैल्यू बहुत हाई है। इसका मतलब है कि हमारा मॉडल बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। This is a great feeling. Yes, Aditi, absolutely. No matter if you are a beginner or an expert, जब भी हमारा मॉडल अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। Can't wait, मरियम। मुझे इस मॉडल से कुछ रियल टाइम प्रेडिक्शंस ट्राई करने का मन हो रहा है। Oh yes, absolutely, Aditi. सॉइल रिक्वायरमेंट्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस को मॉडल में इनपुट करने से हमें आउटपुट में उस क्रॉप का नाम मिलेगा जो कि उस पर्टिकुलर सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करने के लिए बेस्ट है। लेकिन मरियम, माना कि हमारा मॉडल बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे रिजल्ट्स सही हैं या फिर गलत? इस केस में हम अपने मॉडल को इनपुट्स देने के लिए अपने डेटा सेट में से आइडियाज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा सेट में से राइस की वैल्यूज को मॉडल में इनपुट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में राइस आता है या नहीं। अगर आउटपुट राइस आया तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है उसने सही प्रेडिक्शंस दी हैं, वरना गलत। सो लेट अस सी दैट। चलिए डेटा सेट में राइस के 5 रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं और अदिति, तुम्हें इन्हीं रिकॉर्ड्स में से देखकर हमारे मॉडल को इनपुट्स देना है। बिल्कुल मरियम, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सच बताऊं तो थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा है। सो गाइस, मैं अब इस टेबल को देखकर इस मॉडल में इनपुट देने वाली हूँ। आई विल पिक 90 फॉर रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, देन 40
for ratio of potassium. After that, 40 for ratio of phosphorus. 20 for temperature, and then 80 for humidity. After that, 7 for pH of the soil. And finally, 200 for rainfall in millimeter. And done. मरियम प्लीज चेक करो कि रिजल्ट राइस है या नहीं. ओ श्योर आदिति, लेट मी चेक. वाओ, आउटपुट राइस ही है. इसका मतलब है कि हमारे मॉडल ने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दिया है. Hooray! I'm so happy. हमारा मॉडल काफी एक्यूरेट है. I'm really happy to be part of the project. And I can't wait to try more data sets with this. Hey मरियम, एक आखिरी सवाल. हमारे स्टूडेंट्स इस डेटा सेट को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? उसकी कोई टेंशन नहीं है आदिति. इस वर्कशॉप के ख़त्म होते ही हम अपने सारे स्टूडेंट्स के मेल एड्रेसेस पे डेटा सेट भेज देंगे. तो स्टूडेंट्स, आप इस डेटा सेट को अपने ईमेल आईडी में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. परफेक्ट मरियम. आई होप एवरीवन हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग दिस वर्कशॉप. हमें इस तरह के वर्कशॉप्स हमेशा करते रहना चाहिए. एब्सोल्युटली आदिति, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया. गाइज, अगर आपको भी मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हम हर हफ्ते कई कोर्सेज वर्कशॉप्स डालते हैं. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा. गाइज, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा. और इसके अलावा अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.dataisgood.com पे विजिट कीजिए. हम मल्टीपल प्रोग्राम्स जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एक्सेट्रा कंडक्ट करते रहते हैं. ये प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स तक होती है और आपको प्रीमियम कंटेंट, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, मेंटोरशिप, इंडस्ट्री प्रैक्टिसिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं. और तो और हम स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड कोचेस मिलेंगे जो आपके साथ 1:1 लेवल में काम करेंगे. आप हमारी साइट पे पूरा करिकुलम, सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं. अगर आप लोग डेटा साइंस करियर के लिए सीरियस हैं तो ये इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है. यहाँ पर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करेंगे. उसके अलावा एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी होगा. यही नहीं, हैकाथॉन्स, प्लेसमेंट ड्राइव्स, मॉक इंटरव्यूज, रेज्यूमे प्रेपरेशन, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, आपको हर चीज मिलेगी. कोर्स की फीस भी एकदम नॉमिनल है. प्लस हम एक EMI फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने पार्टनर कंपनीज के जरिए. तो अगर आपको हमारे फुल लेंथ लाइव कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो हमारी साइट www.dataisgood.com पर विजिट कीजिए और आज की करियर काउंसलर से बात करिए. थैंक यू सो मच. मुझे ये वर्कशॉप करके बहुत अच्छा लगा. आई रियली एंजॉयड इट. आई होप यू गाइज ऑल्सो हैड फन. Oh, absolutely, Aditi. This workshop was great fun. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे. So everyone have a nice day and take care. Bye bye. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.